नमस्कार दोस्तों। हम लोगों के निबंध की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने पहला निबंध देख चुके थे। आज की डेट में हम लोग दूसरा निबंध देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पूरे साल इधर कई सालों से चर्चा में भी है। सरकार इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है, बिल बनाने की बात हो रही है। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है उस पर निबंध आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो देखिए, जो भी निबंध दिए जा रहे हैं उनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। बहुत ही छांटने के बाद आप लोगों को छटे छटाए निबंध आप लोगों को दिए जाते हैं। तो यह निबंध जो है आपका यूपीपीसीएस मेंस 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 22 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से जो निबंध आप लोगों को बताया जा रहा है उसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो निबंध है, निबंध देखिए 700 शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है, तो ठीक है। तो जो शब्द सीमा आपसे कही जा रही है उसी शब्द सीमा में इस निबंध को लिखने का प्रयास करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रत्येक निबंध को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में देखिए, अब तीनों का मतलब ये है कि जो इंट्रोडक्शन है और जो आपका बॉडी पार्ट है, जो मेन चीज़ है, जो मेन आइटम है आपका, जो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको बेहतर फॉर्म में लिखना है और कोटेशंस का उपयोग जरूर करना है। एक पेज में अगर एक कोटेशंस भी डालते हैं तो एक निबंध में लगभग 7 कोटेशन हो जाएंगी। तो लगभग 7 पेजों में लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोग जो निबंध आप लोगों को बताया जा रहा है उसको बेहतर ढंग से आप लोग लिखने का प्रयास करिए। डेटा डायग्राम, डायग्राम का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करिए। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी लाइनें होती हैं, अच्छे वाक्य जो होते हैं उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए और बेहतर ढंग से यह जो निबंध आप लोगों को बताया जा रहा है उसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। और बिना जो ऐसे राइटिंग के आपका निबंध अच्छा नहीं होने वाला, इसके लिए भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो चाहे आप 2022 का दें जाके या 2021 का दे रहे हैं, तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस तो जरूर से ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको कुछ भी चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अगर आपको मेंस निकालना है, निबंध में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा निबंधों को लिखने का प्रयास करिए। अब देखिए, आज का जो निबंध है आभासी मुद्रा, जिसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अगर वर्तमान की बात देखेंगे तो वर्तमान के युग में जो तकनीकी और नवाचार का युग है, इसमें डिजिटल मुद्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा चल रही है, ठीक है। अब कुछ बातें हैं कि जैसे देखिए, डिजिटल करेंसी जो होती है, भाई कहीं ना कहीं पहले आपको डिजिटल मुद्रा के बारे में बताना है, डिजिटल करेंसी के बारे में, फिर उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों को बताना है और फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ों को बताते हुए पूरा निबंध को लिखना है। अब देखिए, डिजिटल मुद्रा की जहाँ तक बात करते हैं तो डिजिटल मुद्रा क्या होती है भाई, जिस चीज़ को हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, जेब में रख नहीं सकते, ठीक है, तो ये मुद्रित रूप में उपलब्ध नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। भौतिक रूप से इसका कोई भी स्वरूप नहीं होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, आभासी मुद्रा या डिजिटल मुद्रा अलग हो जाती है, आभासी मुद्रा अलग। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानिए आभासी मुद्रा क्या होती है। कि भाई ये भी एक मुद्रा का फॉर्म होता है, ये भी करेंसी का फॉर्म होता है, लेकिन ऐसी मुद्रा जिसे हम कंप्यूटर एल्गोरिथम के आधार पर बनाया गया होता है, जिसको माइनिंग कहा जाता है, माइनिंग के द्वारा इस मुद्रा को बनाया जाता है। और इसे क्या है, इसे कंप्यूटर पर ही देखा जा सकता है, गिना जा सकता है। कि जैसे मान लीजिए एक बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक मान लीजिए आभासी मुद्रा है। अब ऐसे ही बहुत सारी जो कॉइन्स हैं, करेंसी हैं, वो चल रही हैं ऑनलाइन। अब इनका माध्यम क्या होता है, माध्यम कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ये चीज़ें बेची और खरीदी जाती हैं। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर पर इन्हें देखा जा सकता है, गिना जा सकता है और इसी के द्वारा भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में कहें तो क्रिप्टो करेंसी का संचालन जो है अभी किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, किसी भी संस्था या सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बात देखेंगे तो पूरे विश्व में यह बहुत सारे देशों में प्रचलित है। क्योंकि देखिए, इसमें अभी कोई रोक टोक नहीं है, इसका जो विनियमन है या रेगुलेशन जो है वो अभी किसी भी संस्था या कंट्री के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं आभासी मुद्रा की,
तो आभासी मुद्रा एक देखिए एक स्वतंत्र प्रकार की मुद्रा है, इसे विकेंद्रीकृत भी मुद्रा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी बिटकॉइन ही है, अब कोई भी अमेरिका में बैठा व्यक्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, अपने इंडिया का व्यक्ति खरीद सकता है, बेच सकता है। तो ये क्या है, हर जगह पे ये विकेंद्रीकृत है, मतलब इसको सेंट्रलाइज नहीं किया गया है कि एक संस्था के पास में इसकी अथॉरिटी हो। अभी ऐसा कोई भी प्रचलन में नहीं है। विश्व की जहाँ तक बात करते हैं तो विश्व में पहली जो मुद्रा है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन की देखिए शुरुआत जो है 2009 में संतोषी नाकमोतो एक व्यक्ति हैं, इन्होंने बनाया था। जापान के ये व्यक्ति हैं, इन्होंने ही बनाया था। अब वर्तमान में अगर देखेंगे तो 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी बाजार में उपलब्ध हैं। अब देखिए ये बहुत सालों से चर्चा में रहा है और आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि सरकार जो है वो इस पर बिल लाने की सोच रही है। अभी कुछ इस पर निर्णय नहीं लिया जा चुका है, तो इसलिए अभी जल्द ही देखिए इस पर क्या निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं और वर्तमान में 1500 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड उपलब्ध हैं। लोग खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। अब इसमें सरकार का ही घाटा होता है कि वो सरकार इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर पाती है। तो भाई अगर आप नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो चीज़ें तो वैसे ही हो रही हैं कि जैसे सट्टे का गेम है। सट्टे का गेम एक तरीके से क्या होता है कि भाई अवैध रूप से लोग कार्य करते हैं, सट्टा खेलते हैं। अब सरकार भी चाहती है कि भाई उससे उसका रेवेन्यू जनरेट हो, उससे उसको कुछ टैक्स मिल सके। तो इसके लिए भाई कहीं ना कहीं कानून कुछ बनाना होगा या रेगुलेशन की कोई बॉडी बनानी होगी, तो हर तरीके से कार्यों को करना होगा। और जो आभासी मुद्रा है यह पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में भी कार्य करती है। अब अगर भारत की बात कही जाए तो भारत और अन्य विश्व में जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी लोकप्रियता बढ़ने का क्या कारण है, आखिर ये इतना लोकप्रिय क्यों है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। एक एक करके चीज़ों को जानेंगे कि जैसे देखिए इसमें निजता बनाए रखने में सहायक है कि भाई आपको ना कोई बैंक की गारंटी देनी होती है, ना आपको पैन कार्ड दिखाना होता है, ना कुछ दिखाना होता है, और आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से किसी भी करेंसी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये यहाँ क्या है, व्यक्ति की जो निजता है उसको बनाए रखने में यह सक्षम होती है। इसके लेन देन में लागत भी कम आती है कि भाई आपको ऐसा थोड़ी है कि इसके लिए कुछ पैसे देने होते हैं। भाई जो मूल्य है, जितनी करेंसी आपने खरीदी उसी का आपको पे करना होता है केवल, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समान होता है कि जैसे जो रेट बिटकॉइन के यहाँ पर है वही चीज़ें अमेरिका में भी होंगी, क्योंकि अभी इसमें किसी भी प्रकार का रेगुलेशन सरकार या संस्था का नहीं है। और क्या चीज़ है कि जैसे जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो होता है या किसी भी संस्था की सर्टिफिकेशन जो होता है उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका लेन देन जो है, जैसे राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम जो होता है उसके अभी नियंत्रण से बाहर है। आप ऐप के माध्यम से ही सारी की सारी चीज़ों को, क्रिप्टो करेंसीज को खरीद और बेच सकते हैं। जो सिक्योर सिस्टम जो होता है उस पर यह काम करता है। सरकार इसको जब्त भी नहीं कर सकती, ये भी बहुत सारी बातें हैं। बैंक खाता, जैसे आप कोई भी अकाउंट खुलाते हैं तो उसके लिए बैंक खाता लेन देन के लिए क्या है, आपको प्रमाण पत्र और बहुत सारे बैंक डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये सब चीज़ों की झंझट नहीं होती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, नोटबंदी की जाती है, तो इसका ये जो क्रिप्टो करेंसी है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकारों का इसमें अभी कोई नियंत्रण नहीं आया है। अब अगर हम लोग देखते हैं तो अधिकांश क्रिप्टो करेंसी जो है ओपन सोर्स पर आधारित होती है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसमें लगातार सुधार की आवश्यकताएं होती हैं कि आप कहीं से भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं और ये लोकप्रिय, लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाने का कारण बस इतना ही है। इतना लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि इससे लोगों को जल्दी पैसा मिलता है। और ये जब से स्टार्ट हुई है बिटकॉइन या अन्य जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो ये क्या है, दिन प्रतिदिन इसके रेट बढ़ ही रहे हैं। तो अगर वर्तमान में भी देखेंगे तो लगभग 40 लाख के आसपास कभी मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। और इसमें देखिए फ्लक्चुएशंस भी बहुत ही ज़्यादा होता है कि मार्केट कभी डाउन आ जाएगी इकट्ठा और एक साथ बहुत ज़्यादा उछाल भी आ जाता है, तो जिसमें लोग पैसा भी बनाते हैं। तो इसलिए भी यह लोकप्रिय होती चली जा रही है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे जो आपका क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं, तो इसके माध्यम से लोग परचेजिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे संस्थान हैं, जो लोग हैं जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ओपनली सरकार के नियंत्रण में सारी चीज़ें क्रियान्वित हों ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है।
अब अगर विश्व में हम लोग बात करते हैं आभासी मुद्रा यानी क्रिप्टो करेंसी की वैश्विक स्थिति की बात कर लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में लगभग 21 मिलियन बिटकॉइन इंटरनेट के नेटवर्क में छिपे हुए हैं। अब सोच के देखिए, थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ढेर सारे हैं। 21 मिलियन बिटकॉइन हैं जो इंटरनेट की गर्त में छुपे हुए हैं, और लोग उनको उनकी खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं, उनकी क्रय विक्रय भी कर रहे हैं, और भी नई करेंसीज का आगमन भी हो रहा है, नई करेंसीज का माइनिंग भी हो रही है कंप्यूटर के एल्गोरिथम के आधार पर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। वर्तमान में अगर देखते हैं तो बिटकॉइन की लगभग जो कीमत गई थी वो 40 लाख तक भी चली गई थी। इससे फ्लक्चुएशन भी होता रहता है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, और दुनिया की सबसे महंगी करेंसी भी कहा जाता है इसे। इसका एक अन्य नाम भी रखा गया है, गोल्ड रश इसका नाम दिया गया है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे 2018 में मार्शल द्वीप एक है, तो मार्शल द्वीप ने सबसे पहले इसको मान्यता दी थी बिटकॉइन को। वेनेजुएला ने क्या किया कि वेनेजुएला ने तो अपनी पेट्रो नाम से एक क्रिप्टो करेंसी ही शुरू कर दी। भाई वेनेजुएला ने क्या किया, एक पेट्रो नाम की क्रिप्टो करेंसी ही शुरू कर दी, और ये शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना। वो बात की बात है कि बाद में जो वेनेजुएला की संसद है इसको अवैध घोषित कर देता है। फेसबुक ने क्या किया कि जैसे फेसबुक ने 2019 में डिजिटल कॉइन, एक नाम था लिब्रा, तो लिब्रा को जारी किया कि जैसे बिटकॉइन की तरीके से ही बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग तरीके से चीज़ों को कर रही हैं, अलग अलग मुद्रा क्रिप्टो करेंसी जो हैं उनको ला रही हैं। कई देशों ने इस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है, ऐसी भी स्थितियां हैं। 2014 में क्या हुआ था कि 2014 से माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी सर्विसेज के लिए बिटकॉइन को स्वीकार करना भी स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, जो वैश्विक स्थिति है बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसीज की, लोग बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इसको स्वीकार कर रही हैं, और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इस पर अभी प्रतिबंध ही लगा रखा है। तो ये पूरी की पूरी आभासी यानी क्रिप्टो करेंसीज की वैश्विक स्थिति है। और क्या है कि जैसे भारत की जहाँ तक बात की जाए तो भारत ने अभी तक इसको मान्यता नहीं दी है, बात चल रही है। वेनेजुएला की संसद ने जो पेट्रो नाम की एक क्रिप्टो करेंसी थी उसको अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, वैश्विक स्थितियाँ। अब देखिए, जैसे वैश्विक स्थिति को हम लोगों ने देख लिया, अब भारत में आभासी मुद्रा का क्या भविष्य है या क्या किस तरीके से स्थिति है, इसको भी देख लेते हैं। कि जैसे देखिए, भारत सरकार ने अभी तक जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हतोत्साहित ही किया है। आरबीआई ने हर तरीके से गाइडलाइन जारी करी कि जैसे आरबीआई ने 2013 में एक चेतावनी भी जारी करी, 2017 में पुनः जनता को आगाह किया कि आप क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन पर पैसा या अन्य करेंसीज पर पैसा आप लोग ना लगाइए। और अगर वर्तमान में कहा जाए तो अभी तक भारत ने भी मान्यता नहीं दी है। लेकिन परिस्थितियों की बात है भाई, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग, अगर इंडिया की ही बात कर ले तो इंडिया में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन सरकार को इसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। सरकार ने कहा भी था कि भाई जल्द ही इस पर बिल लाने की भी आवश्यकता है, और संभवतः बहुत जल्द बिल भी आएगा। क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं तो इन पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2019 भी लाया गया था। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर क्रिप्टो करेंसीज को खरीदता है, बेचता है, तो उसको 10 साल की सज़ा का प्रावधान भी लगाया जा चुका है। तो ये देखिए, सरकार समय समय पर अपने कार्यों को करती है, लेकिन अब कोई ना कोई बिल सरकार को जरूर लाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज अब बंद नहीं होने वाली। जहाँ तक ये चीज़ें प्रतीत होती हैं कि भविष्य में भी ये चीज़ें रहेंगी। और क्या है कि जैसे जो इंडियन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, और वित्तीय समावेशन में यह जो आभासी मुद्रा है यानी क्रिप्टो करेंसी है, वो हर तरीके से एक अहम भूमिका निभा सकती है। अब देखिए, अगले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे आभासी मुद्रा जो होती है, तो आभासी मुद्रा की क्या क्या संभावनाएं हैं, कि भाई जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं तो इनकी संभावनाएं क्या हैं। तो संभावनाओं में देखते हैं कि जैसे इसका लेन देन जो होता है बहुत फास्ट होता है, कि जैसे आप लोगों ने ऐप के माध्यम से खरीदा बेचा होगा, बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो लेन देन है तीव्र होता है, सुरक्षित होता है, और बहुत कम विनिमय शुल्क इसमें लगता है। लेन देन की प्रक्रिया को आसान, और यह विकेंद्रीकृत होती है, सेंट्रलाइज नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। कहीं से भी बैठकर आप क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं, किसी से भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं, ऐप के माध्यम से ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है,
पैसा अधिक इसमें होता है। आभासी मुद्रा का सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भाई इसमें पैसे की कमाई जो है वो दिन प्रतिदिन होती ही है। ठीक है, बहुत ऐसा कम ही देखा गया है कि जैसे कोई अगर बयानबाजी हो जाती है तो जो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो उनके रेट डाउन होते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन लेकिन बहुत तेज़ी से होता है, जितनी तेज़ी से बढ़ता भी है उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है। तो रेट इसमें देखिए, लाभ पैसा कमाने वाले लोग पैसा इसमें बहुत अच्छा कमा रहे हैं। निवेश के लिए अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म भी हैं, कीमतों में तेज़ी से उछाल भी आता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें भविष्य में जो क्रिप्टो करेंसीज है उसकी संभावनाएं हैं, लोग इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। एक तो जो क्रिप्टो करेंसीज है, एक डिजिटल करेंसी है जिसमें धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जो मुद्रा डिजिटल जो होती है, डिजिटल मुद्रा जो होती है, डिजिटल करेंसी जो होती है, तो उसमें वॉलेट में सुरक्षित रहती है, और जिसमें वॉलेट में आपके अकाउंट में रहती है और उसी अकाउंट में आपका पूर्ण स्वामित्व होता है। अब देखिए, कितना भी कुछ भी कर लें, संभावनाएं ये हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय सीमाओं में इनको हम लोग नहीं बांध सकते, क्रिप्टो करेंसीज को नहीं बांध सकते, क्योंकि आप इंटरनेट को बैन नहीं कर सकते। और इंटरनेट रहेगा तो क्रिप्टो करेंसीज का चलन और खरीद फरोख्त, वो चीज़ें क्रय विक्रय होता ही रहेगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं इनमें हम लोग इन चीज़ों को नहीं मान सकते। पूरे विश्व में ये चीज़ें चल रही हैं, प्रचलन में हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर कोई ना कोई एक कदम उठाना पड़ेगा। कई देशों ने कैपिटल कंट्रोल भी नहीं रहता, कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सोच के देखिए कि भारत से ही अगर आपको वाइट मनी में कोई भी पैसा है अगर कन्वर्ट करना है तो आपने क्या किया, सबसे पहले बिटकॉइन खरीद लिया, फिर उसी बिटकॉइन को आपने बेच दिया, बेचने के बाद फिर आपने पैसों का रूपांतरण यानी वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ें इस चीज़ों पर आधारित हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज पर। अब अगली बात क्या है कि अगली बात यह है कि जैसे जो यह करेंसी है ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है, ब्लॉकचेन पर आधारित है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाले दिनों में ये जो चीज़ें हैं ये प्रचलन में रहेंगी और ज़्यादा प्रचलित होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा आभासी मुद्रा की जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनकी संभावनाएं कि भाई भविष्य में इसकी क्या चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि आभासी मुद्रा की चुनौतियाँ, कि आखिर भाई चुनौतियाँ इसके सामने कौन कौन सी हैं। कि जैसे देखिए, इसका कोई भौतिक स्वामित्व नहीं होता, ना इसको हम प्रिंट करा सकते हैं, ना इसके लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ना पासबुक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर कल की डेट में आपका अकाउंट हैक हो जाए, आपका वॉलेट हैक हो जाए, तो कल की डेट में आप क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। रेगुलेशन की कोई बॉडी नहीं है, शिकायत करने के लिए आप किसके पास जाएंगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। इसको नियंत्रित करने वाली कोई संस्था नहीं है। निवेश भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इसमें पैसे का, तो निवेश भी आपका जोखिम भरा है। अगर हैक हो जाता है, हैक कर लेता है और आपके बिटकॉइन सारे के सारे या कोई भी करेंसीज जो है, क्रिप्टो करेंसीज है, उसको चुरा लेता है, तो आप किसके पास शिकायत करने जाएंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि इसका प्रयोग अवैध कार्यों में भी हो सकता है, कि जैसे हथियारों की खरीद फरोख्त में हो सकता है, मादक पदार्थों का व्यापार में भी हो सकता है, आतंकवादी गतिविधियों में भी हो सकता है। जो आप लोगों ने देखा होगा मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। तो हर तरीके से देश को खोखला करने वाले कार्यों में भी लोग बिटकॉइन का पैसा लगा सकते हैं, लग सकता है। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको हर तरीके से दूर करने की आवश्यकता है। बहुत से राष्ट्रों द्वारा मान्यता न देना भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इस पर, कि भाई बहुत सारी कंट्रीज इस पर बैन क्यों कर रही हैं। ठीक है, इसके पीछे उनका भी कोई अपना तर्क होगा कि भाई इसलिए हम नहीं तर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की दृष्टि से है वो चीज़ें ठीक नहीं है। विनिमय के रिफंड का कोई भी प्रावधान नहीं है, कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बिटकॉइन खरीदा, अब खरीदने के बाद आपके अकाउंट में अगर नहीं आया तो आप किसको जाकर शिकायत करेंगे, या आपका पैसा रिफंड होगा, नहीं होगा। भाई ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरी हैं, जो कि सरकार को और लोगों को इस पर ध्यान देना होगा।
डिजिटल वॉलेट अगर खो जाए तो पूरा का पूरा धन ही आपका, यानी अगर वॉलेट आपका खो जाता है तो आपका क्या है, आपने अगर 100 रुपये लगाए हों या 100 करोड़ रुपए लगाए हों, सारा का सारा पैसा जो है आपका डूब जाने का खतरा बना रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगली चीज़ क्या है कि पूरी की पूरी तरीके से अगर ये सिस्टम ही हैक कर लिया जाए तो ये सबसे बड़ा खतरा है। अब सोच के देखिए कि अगर पूरी की पूरी कंट्री ही, एक छोटा सा देश अगर क्रिप्टो करेंसी पर चल रहा हो और अचानक उस क्रिप्टो करेंसी को ही हैक कर लिया जाए तो पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी। इतना इन चीज़ों को भी आप लोग देख सकते हैं। और एक अन्य कारण है, चुनौती जो है कि जैसे एक बिटकॉइन के लेन देन पर लगभग 237 किलोवाट बिजली की खपत होती है। तो इससे क्या होता है, इससे प्रति घंटा लगभग 92 किलो कार्बन का उत्सर्जन भी होता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बताने वाली हैं कि भाई बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण को बचाने की बात करती हैं, और इस प्रोसेस में जो कार्बन उत्सर्जन होगा, कार्बन एमिशन जो होगा, वो बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन में और इसके प्रचलन के खिलाफ में हैं। इन चुनौतियों को ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी तो ये प्रचलन में नहीं है। और लास्ट में देखिए, निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को कुछ बता देना है कि जैसे तकनीकी और नवाचार के लाभ की सीमाएं भी हैं, कि जैसे आज के वर्तमान में तकनीकी और नवाचार का युग है कि भाई टेक्नोलॉजी का एक युग है। इसमें आप जो नई इनोवेशन हो रही हैं उससे आप दूर नहीं हो सकते, उससे छुटकारा नहीं ले सकते। अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो भविष्य में जाकर वो चीज़ें और होंगी और ज़्यादा मात्रा में होंगी। तो आपको क्या है, उनकी जो सीमाएं हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता है, जो कमियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। और कोई भी देश पूर्ण स्थायी प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। भविष्य के दिनों में ऐसी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल और ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको विनियमन करने की आवश्यकता है, रेगुलेट करने की आवश्यकता है। भविष्य में राष्ट्रों के द्वारा स्वीकार किए जाने, विनियमित किए जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। राष्ट्रों को भी सभी राष्ट्रों को कहीं ना कहीं जाकर आज नहीं तो कल या 10 साल के बाद में ऐसी करेंसीज को विनियमित किए जाने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। अनेकों कानूनों का निर्माण भी इस चीज़ के लिए करना चाहिए। ठीक है, कि जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको किसी भी प्रकार से झटका ना लगे या मंदी के दौर में ना जाएं। तो इसलिए जो एक व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, और भारत सरकार को भी कानून बनाकर इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कुछ अपने सुझाव जो हैं इसमें आप निष्कर्ष के रूप में दे सकते हैं। तो अच्छे से इस निबंध को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई सालों से चर्चा में रहा है। देखिए, ऐसे निबंध आप लोगों को दिए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हों। अब जैसे देखिए, कोरोना महामारी पर 2020 में आपका निबंध आया था। ठीक है, अब कोरोना से ही संबंधित एक निबंध आ सकता है कि कोरोना महामारी, ठीक है, ओमिक्रॉन पर आ सकता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी आप लोगों को लिस्ट भी दे दी जाएगी कि कितने, आप 1-2 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक हैं और जो वर्तमान में चर्चा में हैं, तो उनको आप लोगों को तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो निबंध आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस आप लोगों का काम है इन चीज़ों को पढ़कर, लेक्चर को देखकर आप लोगों को लिखना है, चीज़ों को सही मायने में लिखना है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जिस समय आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं और वहाँ पर आप सोचना स्टार्ट करते हैं कि मुझे इस निबंध में कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करना है, क्योंकि हो सकता है जो प्रैक्टिस आपने करी हो वो आ जाए और हो सकता है नहीं आए। तो ऐसी स्थितियों में आप लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा निबंधों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। तो अच्छे से इस निबंध को, जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक निबंध जो आपको दिया गया है, इसको बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए। और इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 के और 22 के बैच में मिल जाएगी। जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस 2021 और 22 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीपीसीएस 2022 का पीटी और मेंस दोनों के बैच चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हो ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।